वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। इसके बाद में 2, 3 ऐसे हम आगे पढ़ते रहेंगे। सिलेबस इससे पहले मैंने डिस्कस किया है। सिलेबस अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा कि आखिरकार आपको क्या क्या पढ़ना है। BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है 2025, 26, 27, 28 कभी भी आपके पेपर होने वाले हैं, आप सभी के लिए यही लेक्चर जो है एक प्रकार से मोस्ट होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस में आपको BA के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, एंड माने और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान के बारे में या भारत के संविधान के बारे में आपको जानना होता है। अब क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सिलेबस में मैंने बता दिया था। लेकिन अब हम पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय या पृष्ठभूमि उसकी क्या रही है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, या फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद की जो विचारधारा आई भारतीय लोगों के मन में वो कैसे आई, क्यों आई, इसके पीछे क्या लॉजिक थे, क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम निकले, कौन कौन सी सिचुएशन थी जिसके कारण से लोगों को लगा कि भाई हमको आज़ादी चाहिए। आइए देखने का प्रयास करते। BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र। इसमें प्रश्न पत्र का आपके नाम है क्या? प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। ठीक है। यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यानी कि ये बेसिकली चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इसको मैंने अपने हिसाब से कैटेगराइज करते हुए मैं समझूंगा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हुए, और जो एक प्रकार से आपके लिए आगे भविष्य में या एक कहानी के रूप में आपको मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, और हम अपने हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। तो इसको लेकर के परेशान ना होइएगा कि सर जी चैप्टर नंबर 1 किताब में दूसरा दिया है। देखिए, एक जो नई यूनिट किताब में मैंने सिलेबस के दौरान बताई थी कि दंड, न्याय या धर्म वगैरह के बारे में, उससे प्रश्न कभी आए नहीं है परीक्षा में। पिछले 3 वर्षों से आप देखेंगे, मतलब पिछले 3 बार जो पेपर हो चुके हैं अभी तक पूछे नहीं गए हैं। तो अब की बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना हो कि वो आएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी चाहिए इसमें। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न के माध्यम से। अब प्रश्न कुछ कैसे पूछा आता है ये भी मैंने रखा, चूँकि आप लोगों ने कहा कि सर जी ये बताएं जैसे प्रश्न कौन कौन से आएंगे। तो प्रश्न जो आएंगे उनके उत्तर आप ऐसे लिखेंगे और इसी में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये प्रश्न पिछले 2 वर्षों में लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और विभिन्न विश्वविद्यालयों में, ऐसा नहीं किसी एक विश्वविद्यालय में, जिनमें भी लिखित परीक्षा हुई उन सभी में आए हैं। पहला देखें, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, की पृष्ठभूमि या एक प्रकार से पृष्ठभूमि, यही आपके चैप्टर का भी नाम है। उसमें कौन कौन से सामाजिक कारण थे। अब पहला प्रश्न ये बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि उन सामाजिक और धार्मिक कारणों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया है। तो ये पहला प्रश्न है। इसके अलावा एक आध प्रश्नों को मैंने और रखा, एक प्रश्न और है आपका। तो ये दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न है। ये लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में भी यही प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदय या भारतीय राष्ट्रीय जो एक प्रकार से आंदोलन हुए वो क्यों हुए, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, उसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली ये जो उत्तर मैं आपको बताऊंगा ये वही है। ठीक है। देखिए, 18वीं शताब्दी जो रही है भारतीय इतिहास में, वो एक प्रकार से संक्रमण काल कही जाती है। संक्रमण काल का मतलब ये होता है कि इस दौरान आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी का मतलब सीधे सीधे 1800 ईस्वी से नहीं होता है, 1701 ईस्वी से लेकर के ये होता है आपका जो है 1800 ईस्वी तक का जो समय होता है, इसको आप 18वीं शताब्दी कहते हैं। 17वीं शताब्दी तो 1600 से लेकर के 1700 तक होती 17वीं, और 18वीं शताब्दी 1701 से लेकर के 1800 ईस्वी तक की जो एक प्रकार से 100 वर्ष का काल होता है उसी को 18वीं शताब्दी में कहते हैं। ये वह दौरान है चूँकि इस काल में तमाम प्रकार के आक्रांता आते गए। इसी काल में आप देखेंगे मुग़ल साम्राज्य का अस्तित्व एक प्रकार से जो है कहीं ना कहीं पे अपने खात्मे की ओर था, क्योंकि इस समय आप देखते हैं मुग़ल साम्राज्य जो था वो अस्तित्वहीन हो रहा था। अस्तित्वहीन मतलब कि यहीं पर आप देखेंगे 1707 ईस्वी का वह समय है जिस दौरान मुग़ल वंश के एक प्रकार से जो सबसे एक प्रकार से प्रतापी शासकों में से एक थे, उनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब एक प्रकार 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है।
फिर उसके बाद में मुग़ल एम्पायर जो है वो ढहने लगता है। अभी तक भारत में मुग़ल सत्ता थी, दिल्ली केंद्र में बैठी थी, उसी पर एक प्रकार शासन होता था। उसके बाद में अब धीरे धीरे क्या होगा कि मुग़ल एम्पायर जो होगी वो कमज़ोर होंगी और नई शक्तियाँ जो होंगी दक्षिण भारत से मराठा या एक प्रकार से मैसूर या अन्य चीज़ें जो होंगी, अन्य शक्तियाँ, वो भी एक प्रकार से उफाल मारेंगी, वो आगे सामने आएंगी। और इसी दौरान आप देखते हैं कि जो है भारत में अंग्रेज़ों का भी एक प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य जो है वो अपनी जड़ें मजबूत करने के रूप में लगा रहता है। ठीक है, बेसिकली ऐसे समझे कि भारतीय इतिहास का मध्यकाल समाप्त हो जाता है इस दौरान। और सन 1757 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेज़ लोग, चूँकि 1600 ईस्वी से ही अंग्रेजी कंपनी आ गई, 1611-12 ईस्वी के आसपास आप देखते हैं कि ये लोगों ने कोठी उठी स्थापित करी। मैं एक बार पूरा सिनेरियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत की जो है बात नहीं होगी, सब कुछ मैं आपको विस्तार समझाने वाला हूँ, तो परेशान आपको नहीं होना है। 1757 ईस्वी में क्या हुआ, चूँकि पहले मुगल वंश या मुगल एम्पायर जो था उनसे परमिशन लेकर के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में आती है व्यापार करने के लिए। लेकिन वो एक प्रकार से कितने साल के लिए, 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए भारत में आती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड की सरकार से और भारतीय सरकार से दोनों से एग्रीमेंट हो जाता है। और उस समय एग्रीमेंट भारतीय सरकार में कौन करता था भाई, वो जो मुगल वंश की गद्दी पर बैठा होता था वही करता था। ठीक है, 15 साल के लिए कंपनी आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके अपना वर्चस्व यहाँ पर स्थापित करती गई। चूँकि यहाँ पर किसी केंद्रीय सत्ता, एक प्रकार कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था। और इसी अभाव या इसी कमी को एक प्रकार से अंग्रेज़ों ने महसूस किया और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक प्रकार से अपना एक प्रकार से जो फैलाव है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, साम्राज्यवाद की जो नीति है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करते क्या हुआ, उसने सेनाएं रखना शुरू कर दी। अभी तक व्यापारिक मामलों में पहला एकाधिकार किया, यहाँ पर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन सभी को यहाँ से खदेड़ा अंग्रेज़ों ने। फिर उसके बाद में अपने मार्केट पर, मतलब भारतीय मार्केट पर पूरा का पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया। चूँकि उस दौरान अंग्रेज़ों में या जो ब्रिटेन वगैरह देश थे, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति भी अपने चरम पर थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब कि वहाँ पर एक प्रकार से मशीनों का विकास हो गया था। जो काम यहाँ पर 100 आदमी मिलकर के कर रहे थे, वही काम अंग्रेज़ों लोग जो थे वो मशीनों का प्रयोग करके, एक व्यक्ति जो है 100 व्यक्तियों के बराबर काम करता था मशीनों के माध्यम से, और तीव्र काम करता था, अच्छा काम करता था। तो उनकी वस्तुओं को एक प्रकार से देख करके भारतीय लोग लालायित होते थे। यहीं से कच्चा माल ले आते थे इंग्लैंड के लोग, और वहाँ एक प्रकार से वहाँ पर पक्का माल बना करके या उसको एक प्रकार से नवीन वस्तुएं बना करके हमारे ही मार्केट में ला करके हमको तिगुना चौगुना दाम पर बेचते थे। यही अंग्रेजों की रणनीति थी। तो पहले एकाधिकार किस पर किया भैया, अर्थ पर किया, पैसे पर किया, पूरा का पूरा आर्थिक सेक्टर मजबूत कर लिया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सेनाएं रखना प्रारंभ कर दी। राजाओं ने पूछा कि भाई सेना क्यों रख रहे हो, कहा कि भाई अपनी रक्षा के लिए रख रहे हैं। धीरे धीरे रखने लगे, फिर उनको टैक्स ज़्यादा देने लगे, कम जो है राजाओं को, राजा लोग इनके फेवर में होते चले गए। एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाने का काम करने लगे। इस तरीके से क्या हुआ, फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई। और ये तमाम प्रकार की नीतियाँ अपना करके ये लोग एक प्रकार से आते आते बेसिकली 1757 ईस्वी का समय है जब प्लासी का युद्ध होता है। इसी प्लासी के युद्ध में एक प्रकार से अंग्रेज विजयी होते ही अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ जो है भारत में मजबूत एक प्रकार से हो जाती है और मुगल एम्पायर जो है यहाँ से ढहने लगता है। और इसी प्रकार से भारतीय इतिहास का आधुनिक काल यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। 1757 से बेसिकली इनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं अंग्रेज़ों की, और ये राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करके राजनीति में एक प्रकार से अपना दबदबा कायम कर लेते हैं। शीघ्र ही अंग्रेज़ों ने अफ़गानों और मराठों की चुनौतियों को भी समाप्त कर दिया। जो अफ़गान लोग या मराठी लोग जो चुनौती दे रहे थे लगातार अंग्रेज़ों को, उनकी चुनौतियों को भी जो है उनसे भी युद्ध किया और उनको भी पराजित किया। मुस्लिम शासन भारत में 6 शताब्दी तक रहा। मुस्लिम शासकों ने हिंसक और सैनिक अभियान चला करके हिंदू शक्तियों की कमर ही तोड़ दी थी। यानी कि जो हिंदू राजा थे उनको मुस्लिम राजाओं ने एक प्रकार से पहले से ही ख़त्म कर रखा था। यानी कि जैसे कि कोई जो एक प्रकार से जो हिंदू शासक उदय हो रहा था तो उसको पहले से मुस्लिम जो दिल्ली दरबार में या दिल्ली गद्दी पर बैठता था जो मुग़ल एम्पायर का, वो पहले ही समाप्त कर देता था। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई केंद्रीय सत्ता बची नहीं थी। मुग़ल काल में अकबर के समय शांति और सहिष्णुता कुछ आपको देखने को मिलती है, लेकिन उसकी मृत्यु होते ही एक प्रकार से जो शांति और सहिष्णुता की नीति थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी, वो सब समाप्त हो जाती है। और आने वाले जितने भी शासक हैं सब एकदम से वैसे हैं जिसको आप बोल सकते हैं कि कोई किसी अर्थ का नहीं था। मध्यकाल में क्या हुआ कि भारत में के सामाजिक और आर्थिक जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। यानी समाज और जो आर्थिक जीवन था
वो एक प्रकार से लगभग वैसा ही था जैसा पहले चल रहा था। थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ औद्योगिक क्रांति के आने से। ग्रामीण समुदाय, पारिवारिक प्रणालियाँ, कृषि की स्थिति और सामान्य जनता का जीवन क्रम वैसा ही रहा जैसा पहले था। मध्यकाल के दौरान सूफी संतों और भक्तों ने देश की जनता के चौमुखी जागरण के लिए शंखनाद अवश्य किया था। यानी इसी समय आप देखते हैं जब मुगल सत्ता एक प्रकार से मुगल वंश के लोगों ने एक प्रकार से भारतीय जो धर्म थे या भारतीय संस्कृति थी उसको मिटाने का प्रारंभ किया। उस दौरान तमाम प्रकार के धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए और धर्म के बारे में लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी। भक्ति काल उसी समय हिंदी साहित्य में आप देखते अपने चरम पर था। तो कहीं ना कहीं पे उस दौरान एक प्रकार से जागरण काल चल रहा था, किंतु जनता की जड़ें जो थीं वो काफ़ी गहरी थीं। समाज में कुछ चेतना अवश्य आई थी इस आंदोलन से, किंतु 18वीं शताब्दी में वह पुनः जड़ हो गया और इस तरीके से भारतीय समाज एक प्रकार से एकदम से पंगु सा होने लगा। ठीक है, अंग्रेज भारत में नए आयाम लेकर के आए। उसके पास, अंग्रेज़ों के पास क्या थी? चिकित्सा थी, यानी कि अच्छे डॉक्टर थे। विज्ञान का प्रयोग करने लगे वो लोग। उनके पास इतिहास था, भूगोल, प्रशासन, साहित्य, तमाम प्रकार की व्यवहारिक सूक्ष्म और नई नई बातें उनके पास थीं। वो लोग नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे, नई नई चीज़ों का प्रयोग करते थे। उनकी सैन्य शक्ति तो भारतीयों के लिए एकदम आधुनिक ही थी। वो लोग तो मतलब कि नए नए प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करके युद्ध करते थे। भारतीय लोग जान ही नहीं पाते थे कि ये है क्या। तो कुल मिलाकर के वो लोग एक प्रकार से आधुनिकता से लसोलैस थे। इस तरीके से जो भारतीय सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे हिला और ब्रिटेन का यहाँ पर एक प्रकार से दबदबा कायम हो गया। ठीक है, तो भारतीयों के लिए एकदम आधुनिक थी। राजनीतिक दृष्टि से वे चतुर और कूटनीतिक दृष्टि से धूर्त थे। यानी कूटनीति बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मतलब साम दाम दंड भेद या उन लोग अपनाते थे। हम लोगों में क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जो है चलो इसको जो है छोड़ देते हैं, या इसका तलवार गिर गई तो तलवार दे देते हैं फिर युद्ध करते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, वो लोग एक प्रकार से बस जीतना है, अब कैसे भी जीतें। उनके संरक्षण में ईसाई पादरियों ने धर्म, समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रकार से कार्य किया, जिससे अनेक परिणाम सामने आए। अब वो कई परिणाम सामने आए, जिससे तमाम धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है समाज में देखने को मिलते हैं। वही बेसिकली पूछा भी गया था। और जब एक प्रकार से ये सब हो रहा था, जब और उसके बाद में अभी मैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करूंगा, तो उसी दौरान आप देखेंगे कि समाज को, लोगों को लगने लगा था कि भाई हमारी संस्कृति तो डूब रही है, ये नई नई चीज़ें आ रही सामने। तो ये एक प्रकार से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी कहीं ना कहीं पनपने लगती है। अभी मैं उसको समझूंगा। पहली बात इसमें यह हुआ कि यातायात और औद्योगिक विकास हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ, भारत में कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ। यातायात मतलब कि आने जाने की जो सुविधा है उसका विकास हुआ, जिससे भारतीयों की दृष्टि व्यापक हुई। वे विदेश जाने लगे भारतीय लोग। जब भारतीय लोग विदेश जाने लगे तो विदेश के समाचार पत्रों को, विदेश में चल रहे आंदोलनों को, विदेश में जो एक प्रकार से विचारधारा है उस विचारधारा को जानने लगते हैं और पाश्चात्य ढंग से शिक्षा लेने लगे लोग बाहर जा कर के। ब्रिटिश शासन ने अनेक सामाजिक सुधार किए। अनेक भारतीयों ने बदली हुई परिस्थितियों को समझा और सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन कर डाला। ठीक है, तो इस तरीके से लोग अलग अलग शिक्षा ग्रहण करने लगे, अलग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। तो ये भी एक प्रकार से समाज में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी रहा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है जाति प्रथा का निर्बल पड़ना। चूँकि ब्रिटिश शासन के दौरान जाति प्रथा कमज़ोर पड़ने लगी, इसके कई कारण थे। इस काल में अंग्रेज़ों ने अपने सैनिक, राजनीतिक और प्रशासकीय, औद्योगिक और व्यापारिक स्वार्थों की दृष्टि से अनेक नवीन नगरों व केंद्रों का विकास किया, जैसे बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, कराची और शिमला जैसे एक प्रकार से बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को हमेशा अंधकार में रखने का प्रयास किया कि भाई तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। मतलब उनको कभी सही बातें नहीं बताई जाती थी भारतीयों को। उन्होंने भारतीयों को क्लर्क ही बनाए रखा, यानी कि जो भारत के लोग हैं वो केवल क्लर्क बन सकते थे। उससे ऊपर की डिग्री, चाहे जितना पढ़ाई लिखाई में तेज हो, उससे ऊपर उनको नहीं दिया जाता था। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो भारत के लोगों को एक प्रकार से उच्च पदों पर एक प्रकार से नहीं स्थापित किया जाता था। उन्हें अपने नगरीय कार्यालयों में नियुक्त कर दिया जाता था और एक प्रकार से छोटे मोटे काम करने के लिए बोल दिया जाता था। ठीक है, बड़े पद पर नहीं होते थे। रेल, तार, डाक और सड़कों के कारण से तीव्र गति से यातायात और संवाद वाहन, यानी कि एक विचार आदान प्रदान होने लगे। इसके साधन सामने आए। जब आदमी से आदमी मिलने लगे को बाध्य हुआ तो छुआछूत और ऊंच नीच की भावना भी समाप्त होने लगी। यही स्थिति शैक्षणिक संस्थाओं में भी अब देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में जाति का बंधन की भावना कमज़ोर पड़ गई है। इन परिस्थितियों ने दो प्रमुख बातें की। प्रथम, लोगों में अपनी जाति से बाहर भी खान पान, वैवाहिक संबंध आदि कायम करने की हिम्मत आ गई है। द्वितीय, योग्यता अनुसार काम मिलने पर जाति के आधार पर व्यवसाय का जो परंपरागत सिद्धांत था वो अब खत्म हो गया है, भंग हो गया है।
जैसे कि अब ये नहीं कि भाई लुहार है तो वही लोहा पीटेगा, या ब्राह्मण है तो वही शिक्षा देगा, या क्षत्रिय है तो वही सेना में भर्ती होगा। सभी लोग हो रहे हैं, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सभी लोग लोहा पीट रहे हैं, सभी लोग पंचर बना रहे हैं, सभी लोग मतलब जो जिसका मन है वो करे, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के संविधान ने तो यह स्पष्ट घोषित किया है कि भारतीय गणराज्य के नागरिक व्यवसाय चुनने के मामले में स्वतंत्र रहेंगे, ये मौलिक अधिकार भी कहता है। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पर भी कुछ स्वतंत्रता सामने लोगों को मिलने लगी। ठीक है, भारतीय समाज में जाति प्रथा की जो बुराइयाँ थी वो समाप्त होने लगी। इसके अलावा और क्या हुआ, समाज में क्या बदलाव हुआ अंग्रेजी शासन के दौरान? प्राचीन प्रथाएं और सामाजिक सुधार हुए। मध्यकालीन भारतीय समाज में क्या हुआ, अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। अंग्रेजी शासन के दौरान इन पर चहुमुखी प्रहार किया गया, जो कुप्रथाएं थी। भारतीय जो एक प्रकार से राजा राम मोहन राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, मतलब इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, या एक प्रकार से और भी विद्वान हैं। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी हो गई, या और विद्वान हैं जिन्होंने धार्मिक सुधार के तमाम प्रकार के सुधार में योगदान दिया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, इन सभी लोगों ने प्रशासकीय और सार्वजनिक मतलब कि अंग्रेजी शासन के दौरान तमाम प्रकार के एक प्रकार से सामाजिक सुधार किए गए। प्रशासकीय एवं सार्वजनिक दोनों ही स्तरों पर सामाजिक सुधार के तीव्र प्रयास किए गए। ठीक है, प्रशासकीय क्षेत्र, भारतीय समाज में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए अंग्रेज प्रशासकों ने क्या किया, अनेक नियम बना करके उस पर अमल किए गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर कानूनी रोक लगाई 1829 में। ठीक है, और इसी प्रकार मानव बलि व कन्याओं की हत्या जैसी प्रथाएं प्रतिबंधित की गई, यानी कि जब मनुष्य की बलि दी जाती थी उसको ख़त्म करवाया। कन्या हत्या होती थी, लोग एक प्रकार से कन्या को देखना नहीं चाहते थे कि भाई लड़की हुई तो उसको मार देते थे। इस तरीके की जो व्यवस्था थी उस सभी को ख़त्म किया। सती प्रथा का एक प्रकार से विरोध के साथ साथ उसका खात्मा भी किया। तो दास प्रथा के विरुद्ध भी अनेक कदम उठाए गए। धर्म में परिवर्तन करने पर भी व्यक्ति को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार दिया गया। जातीय नियमों की क्रूरता पर अंकुश लगाने के लिए कानूनों का सृजन किया गया, कानून बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य, समाज सुधार, इन सभी क्षेत्र में कई उपयोगी काम किया है अंग्रेजों ने। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों की भरपूर आलोचना भी करी है। सरकार और पादरियों के कार्यों का भारतीय चिंतकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, अनेक कार्य एक प्रकार से जो हुए हैं ये सब पाश्चात्य से ही प्रभावित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और इन सभी का भरपूर विरोध करके हरिजनों का उद्धार किया और इसका नारा बुलंद किया, छुआछूत को समाप्त किया। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन कुछ हुआ एक प्रकार से भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान। ठीक है, या अंग्रेजों के आने से। अब रही बात, ये सब तो भाई सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये है और प्रश्न ये हमेशा पूछा गया है, ये प्रश्न इस चैप्टर से हमेशा पूछा गया, पहले चैप्टर से, कि ये बताएं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो कब से, मतलब कि भारतीय आंदोलन, तो अभी हम समझ रहे हैं कि भारतीय आंदोलन की स्थिति उसलिए हुई कि भारतीय आंदोलन कहीं से निकले। तो पहली बात, भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कई कारण रहे हैं, तो उन कारणों के बारे में हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारक या एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक, यानी आंदोलन तभी होंगे जब राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आएगी। चाहे राष्ट्रवाद की भावना के उदय की बात करें, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, दोनों का मतलब एक ही है। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। ओके, 1 मिनट में मैं थोड़ा सा एक चेंज कर लूँ, फिर आ रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर चीज़ों को आपको जानना समझना पड़ेगा ताकि आप आसानी से चीज़ों को जान पाएँ। ठीक है, तो आप देखें, मैं पूरी की पूरी पृष्ठभूमि बताऊंगा कि किन किन काम की वजह से या कौन कौन से फैक्टर से, कौन कौन से कारण हैं, जिन कारणों के कारण से भारतीयों के मन में ये लगने लगा कि भाई हम पर अंग्रेज लोग एक प्रकार से शासन कर रहे हैं। कुछ दिनों तक तो अंग्रेज़ों के शासन को एक प्रकार से लोगों ने बड़ा सराहा कि अंग्रेज बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़े होना एक प्रकार से कब लोगों को पता चला कि हम गुलाम हैं, हमारे ऊपर कोई गोरा शासन कर रहा है, हमारे भारतीय लोग हम पर शासन नहीं कर रहे हैं, हम पर नियम लागू नहीं थोपे जा रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में कब ये चीज़ें बसी, कब भारत को छुड़ाने के लिए, भारत को एक प्रकार से जो है गुलामी की जंजीरों से जो जकड़े भारत है उसको छुड़ाने के लिए क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, कब उनके दिमाग में आया कि भाई हमारे देशभक्ति की भावना कब उनके अंदर जागी, वही चीज़ यहाँ पर समझनी है। ठीक है,
1885 ईस्वी में सबसे पहला काम, तो 1885 ईस्वी से पहले भी कई काम हुए हैं, लेकिन 1885 से भारत के इतिहास में एक नई युग का आरंभ होता है। क्योंकि इसी वर्ष क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय कांग्रेस के नाम से एक संस्था का गठन होता है और ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय मतलब की राजनीतिक संस्था के रूप में सामने आती है। तब से भारतीय मन में राजनीतिक जागरण की अधिक से अधिक भावना एक प्रकार से उभरती चली आई और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के वैसे कई कारण थे। अब शुरुआत से एकदम से बेसिक से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अंग्रेज लोग जो है एक प्रकार से ये भारतीयों को लेकर के बड़े ही एक प्रकार से रहे कि भारत के लोग कुछ जानते मानते नहीं है, साफ सपेरों का देश है, कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है, इसीलिए इनको एक प्रकार से इनको पढ़ाने के लिए, इनको शिक्षित करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर रहना है। ऐसा ही लोग अंग्रेज लोग कहते थे कि भाई अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वो लोग एक प्रकार से गुलामी नहीं, वो हमारी मदद कर रहे थे, ऐसा वो बताते हैं। ठीक है, तो भारतीयों को कब ये लगा कि भाई ये लोग हमको गुलाम बनाए हैं और यहाँ से इनको खदेड़ना चाहिए। देखें, सबसे पहला कारण रहा राजनीतिक कारण। राजनीति में क्या ऐसा हुआ जिसके कारण से लोगों को लगा कि भाई हम लोग गुलाम हैं। पहली बात देखें, राजनीतिक कारण, साम्राज्यवादी इंग्लैंड। साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है कि अपना साम्राज्य हमेशा बढ़ाने की सोचने वाले देश को साम्राज्यवादी कहते हैं। तो इंग्लैंड जो था ये केवल भारत पर ही नहीं बल्कि पूर्वी देशों पर सभी पर कब्जा करके रखा था। हर एक देश में एक प्रकार से यहाँ ये मतलब हर एक देश को उपनिवेश बना चुका था इंग्लैंड। तो साम्राज्यवादी इंग्लैंड ने 1818 ईस्वी तक समूचे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। भारतीय प्रांत तो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन थे, भारतीय रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से इनके अधीन थी। भारत में छोटी बड़ी रियासतें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद में इकट्ठा किया था 1948 से लेकर के 50 के बीच में जाकर के इकट्ठा किया था सभी को। 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं, तो उन सभी को जो सरदार पटेल ने इकट्ठा किया था ऐसी छोटी बड़ी रियासतें और भी थीं। तो वो रियासतें थी तो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो किसके अधीन थी, अंग्रेज लोगों से के अधीन थी। अंग्रेज लोग जो करते थे वही कहती, मतलब कि जो कहते थे वही करती थी। अंग्रेजी शक्ति ने भारत पर एक राजनीतिक एकता ला दी। राजनीतिक एकता मतलब कि क्या, समूचे भारत जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उसको एक करने का काम ये अंग्रेजों ने किया और सभी पर अपना ही हुकूमत चलाने लगे। तो लोगों को लगने लगा कि भाई हर एक राज्य पर जो भारतीय राजा हैं, लोगों को ये पता था कि भाई ये पड़ोसी राज्य है, लेकिन वो एक प्रकार से पड़ोसी राज्य से लड़ते भिड़ते रहते थे। लेकिन अब लोगों को ये धीरे धीरे लगने लगा कि भाई हम पर गुलामी है, अब हम भाई भाई हैं और ये बाहरी आया है, तो इसको पहले खदेड़ते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इनके अधीन थे। अंग्रेजी शक्ति ने भारत पर एक राजनीतिक एकता लाद दी। एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानूनों ने भारत को एक से ढांचे में ढालना प्रारंभ कर दिया। अभी तक जो लोग अपने ही राज्य के बारे में सोच रहे थे, अब वो बगल वाले राज्य के बारे में भी सोच रहे हैं और अपने एक भारतीय देश के बारे में सोचने लगे। साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और भाषाई विरोध का बीज बोने के बावजूद, सांप्रदायिकता मतलब कि एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ा देते थे, क्षेत्रता मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को लड़ा देते थे। इस तरीके से भाषाई विरोध मतलब कि तमिल को तेलुगु से लड़ा दिया, तेलुगु को कन्नड़ से लड़ा दिया, इस तरीके से। तो ये सब अंग्रेज लोग ऐसा करते थे। अखिल भारतीय भावना एक प्रकार से जब तब पनपी जब सभी लोग एक प्रकार से लोगों को लगने लगा कि हम भारत के वासी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता ने मानसिक एकता को बढ़ावा दिया। जब राजनीतिक एकता स्थापित हुई, सभी इकट्ठा हुए, उसके बाद में वो मानसिक एकता हुई और लोगों को लगने लगा कि हमारा देश, हमारा राज्य ही केवल देश नहीं बल्कि संपूर्ण जो रियासतें हैं भारत की, वो उत्तर से लेकर के उत्तर हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तल तक ये सब अपना है। तब जब लोगों को लगने लगा कि भाई हाँ ये सारे की सारी चीज़ें अपनी हैं, तो लोगों को लगने लगा कि भाई अपने पर कोई दूसरा कैसे अधिकार किया, तो लोगों को यहाँ से भगाने के लिए आंदोलन करने की इच्छा हुई उनके अंदर। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना पनपी। दूसरा कारण क्या रहा, दूसरा कारण रहा आर्थिक कारण, यानी कि एक प्रकार से इकोनॉमिकल रीज़न या इकोनॉमिक रीज़न। अभी आर्थिक कारण में क्या चीज़ें हम समझेंगे। आर्थिक कारणों की अगर बात करें तो आर्थिक कारण क्या रहा भैया, देखिए राष्ट्रवादी इतिहासकारों के विचारों में भारत पर ब्रिटिश शासन का मूल प्रभाव यह हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 1890-80 के बाद आप देखते हैं भारत उनके विशिष्ट उपनिवेश के रूप में परिवर्तित हो गया था। यानी कि 1900 ईस्वी तक लगते लगते आप देखेंगे कि भारत जो था एक प्रकार से पूरे के पूरे भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया था, अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, जिससे यह देश यानी भारत देश
ब्रिटिश उत्पादकों के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में, खास करके कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का एक बड़ा स्रोत हो गया। क्योंकि यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे और खाद्य पदार्थ ले जाते थे और वहाँ पर एक प्रकार से उसको मशीनों में बना करके अच्छा खासा फिर भारत में ला करके उसको बेच देते थे। ठीक है, तो एक बड़ा स्रोत भारत था। ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी भारत बन गया। यह रूपांतरण वस्तुतः 3 अनुवर्ती चरणों में संपन्न हुआ, जिनमें अंग्रेजों ने हमारे देश का अत्यधिक शोषण किया। अंग्रेज लोग यहीं का धन ले जाते थे ब्रिटेन में और वहाँ पर एक प्रकार से अच्छी अच्छी चीज़ें करते थे और यहाँ की जनता भूखों मर रही थी। सबसे पहला पॉइंट, 1757 ईस्वी से लेकर के 1813 ईस्वी तक के प्रथम व्यापारिक चरण में क्या हुआ। देखिए, एक ये 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर के 1813 ईस्वी तक एक प्रकार से एक प्रथम व्यापारिक चरण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आर्थिक कारणों में। तो इसमें क्या हुआ कि सीधी लूट घसोट हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर पूरा अधिकार हो गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 1813 ईस्वी से 1858 ईस्वी के बीच इसका रूप बदल करके मुक्त व्यापारिक औद्योगिक पूंजीवादी हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें, ये पहला था, दूसरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब कि 1850 से बाद जो है धनी और ब्रिटिश नियंत्रित बैंकों, निर्यात फर्मों, प्रबंधन एजेंसी केंद्रों की विशाल श्रृंखला के द्वारा भारत में ब्रिटिश पूंजीवादी साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था ने पांव जमा लिया, जिसके कारण विदेशी एकाधिकार में आने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपना पूरा अधिकार कर लिया। विदेशों से जो भी चीज़ें मिलती, अंग्रेज लोग उसका एक प्रकार से अपना पूरा अधिकार उस पर जमा लेते थे। भारत के व्यापार के विनष्ट होने के अतिरिक्त उसके हस्तशिल्पों, यानी भारत में व्यापार तो नष्ट हो गया, जो भारतीय व्यापार था, पर्सनल व्यापार था, भारत के लोग जो करते थे, करघे का व्यापार हो गया या इन चीज़ों का व्यापार हो गया। ठीक है, हस्तशिल्प हो गया, वाणिज्यिक शिल्प हो गए। ठीक है, और उद्योगों का जो एक प्रकार से उद्योगों का अनउद्योगीकरण किया गया। औद्योगिक कराधान अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत के संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया। भारत में जो प्राकृतिक संसाधन थे, चाहे कोयला हो चाहे और खनिज संसाधन हो, उन सभी का एक प्रकार से बिना कुछ सोचे या बिना एक प्रकार से भविष्य की चिंता किए हुए दोहन करने लगे अंग्रेज लोग। ठीक है, और यहाँ का पैसा वहाँ जाने लगा और कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। भूमि का बंदोबस्त नीति लागू की गई, जिससे लाखों लोगों को संकट में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भूख से तड़प कर एक प्रकार से मर जाना आम बात हो गई थी। भुखमरी फैल गई। भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत में बढ़ती हुई दरिद्रता का सिद्धांत विकसित किया। भारत के कुछ लोगों ने एक प्रकार से इस पर पुस्तकें लिखी। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीतियाँ ही, यानी कि जब ये बताया गया कि भाई भारत में एक प्रकार से गरीबी क्यों है, भारत में इतनी गरीबी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं और ये एक प्रकार से अपने देश को मजबूत कर रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में लगा कि भाई जब ये हमारे देश को लूट ही रहे हैं तो इनको क्यों ना ऐसे भगाया जाए, इनके लिए आंदोलन किए जाएँ। भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। तीसरा कारण ये रहा, संचार साधनों का विकास हुआ, यानी संचार साधनों की फ़ोन वगैरह का विकास हुआ, ऑल इंडिया रेडियो का विकास हुआ, एक देश की बातें दूसरे देश के लोग जानने लगे। ठीक है, और भी चीज़ें शुरू होने लगी। ठीक है, डाक और तार सेवाएं शुरू की गईं, इनकी स्थिति में सुधार हुआ। 1853 ईस्वी के बाद प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक प्रभाव, वाणिज्यिक शोषण और राजनीतिक प्रतिवाद की दृष्टि से रेल लाइनों पर कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन एक बार सड़कों और रेलों का जाल बिछ जाने से यात्री परिवहन में वृद्धि हो जाती है, और हुई भी। लोगों में आपसी संबंध बढ़ा, लोग एक दूसरे से मिलने लगे। इस तरीके से राष्ट्रीय चेतना जो थी, जो एक व्यक्ति के मन में विकास हुई, वही सभी संपूर्ण समाज के मन में विकास होने लगी। आज सोशल मीडिया है, तभी ना हम एक दूसरे की बात जान पाते हैं, और तभी भी एक प्रकार से किसी आंदोलन में हम जाते नहीं हैं। लेकिन पहले क्या था, कोई सुनते थे आंदोलन अगर होता था तो 10 दिन बाद पता चलता था कि भाई आंदोलन कुछ हो रहा है। ठीक है, खबरें आजकल तो आप घर में बैठ करके बुलेटिन में मुश्किल से 5 मिनट में सारी खबरें जान लेते पूरे दिन की, पहले ऐसा नहीं था। चौथा कारण क्या था राष्ट्रवाद उदय के कारण में? पहला कारण था पश्चिमी विचारधारा और आधुनिक शिक्षा का प्रचार, यानी पश्चिम के और देश जो थे जहाँ पर तमाम प्रकार के अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन भी किए जा रहे थे और तमाम प्रकार की नीतियाँ बनाई जा रही थीं, तमाम प्रकार के खास करके आधुनिकता जो है फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे दिए जा रहे थे। तो उन सभी को जब लोगों ने देखा कि जो है विभिन्न देशों में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम अपने देश में क्यों ना करें। हर एक देश में जब हर एक देश जो है ये ब्रिटेन के विरोध कर रहा है, अंग्रेज़ों को भगाने की बात कर रहा है, तो हम भी क्यों ना करें। ठीक है,
तो पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव पड़ा और कुछ लोगों ने शिक्षा करी, विदेशों में जा कर के पढ़ा लिखा। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में सहायता मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच को एक नई दिशा मिली। लॉर्ड मैकाले ने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय यूरोपीय भाषा में शिक्षित होकर के भविष्य काल में यूरोपीय संस्थाओं की मांग करेंगे। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु इससे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए थे। मिल्टन, शैली, बेंथम, जे.एस. मिल, स्पेंसर, रूसो, वाल्टेयर, तमाम प्रकार के भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वशासन की भावनाएं जगा दी। इन सभी विचारों ने, चूँकि ये सब विचारक विद्वान जो हैं विदेशों के हैं, इन सभी लोगों के बारे में पढ़ा जब लोगों ने, भारतीय लोगों ने, तो जाना कि भाई वास्तव में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या जो है ये सब होती क्या है। उससे पहले पता ही नहीं था क्या होती है। ठीक है, एक व्यक्ति ये जो मैकलवा है, मैकलवा को अगर आप जाने तो ये मैकाले था, ये भारतीयों को बड़ा तुच्छ समझता था। ये इसका कहना था कि भारत का या दक्षिण अफ्रीका या एक प्रकार से जितने भी दक्षिण पूर्वी कंट्रीज़ हैं, मतलब अफ्रीका के जितने भी देश हैं वो, और भारतीय देश वो जो हैं ये सब, इन सभी की कोई भी पुस्तक, मतलब सारी की सारी पुस्तकें, सारा का सारा ज्ञान मिला लो, और यूरोप की कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी लाइब्रेरी की कोई भी एक पुस्तक उठा लो, और एक प्रकार से उस पुस्तक के बराबर भी ज्ञान नहीं है। वो ऐसा बोलता था मैकाले। मैं बताता हूँ, एक पुस्तक मैं इसको दे दूँ, मतलब कि वैसे तो अब है नहीं, लेकिन जो इस तरीके से इसने कमेंट किया था भारतीय शिक्षा व्यवस्था है भारतीय लोगों पर, एक पुस्तक मैं बताऊँ, वेद किसकी देन है? भारतीयों की देन है। वेद की आप व्याख्या करवा करके सही से, जान जाऊँगा कि आप बड़े विद्वान आदमी हो। वेद के बारे में बताओ, क्या जानते हो? तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो हैं वो एक प्रकार से ऐसा बोलता था। तो लोगों को एक प्रकार से लोगों को लगने लगा कि भाई हाँ, लोगों शिक्षित होने लगे, लोग जानने लगे कि भाई हमको ये करना चाहिए। क्योंकि भारतीय लोग बड़े शिथिल होते हैं, अपने भविष्य या मतलब कि अपने वर्तमान में जो चीज़ें हैं, अपनी अतीत की जो चीज़ें उनको नहीं जानते हैं। विदेशों की जो चीज़ें होंगी उनको बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे उनको कटी फटी जीन्स पहनना बड़ा अच्छा लगता है। अंग्रेज लोग जो करें, अभी भी आज भी है कि जैसे कि जो लोग कर रहे हैं विदेशों में, वही अगर भारत के लोग करें, बोरा वोरा का वस्त्र बनवा करके पहन लें, तब वही पहन के फैशन बना लेंगे, और भारत के जो वस्त्र हैं उनका विरोध करेंगे। ये क्या है, ये प्राचीनता है, ये आप पहनना नहीं जानते हो, ये दुनिया भर का ज्ञान ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ वो एक प्रकार से जो है, पहले जब वो होता था, क्या बोलते हैं, जैसे कुर्ता उड़ता होता था, लंबा चौड़ा होता था, पैजामा कुर्ता या धोती कुर्ता पहनते थे लोग, गमछा उमछा रखते थे। आजकल क्या है कि एक प्रकार से आप देखें, बड़े बड़े टीवी शोज़ होते हैं, बड़े बड़े एक प्रकार से फिल्मी सितारे जो कपड़े पहन के आते हैं, आप देखो कपड़े कैसा पहनते हैं, हीरो हीरोइन किस तरीके से पगलाए हुए हैं एकदम से, ऐसा ऐसा कपड़ा पहनते हैं ससुरिक, मतलब कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जो है हम लोगों के इधर ये जो क्या बोलते हैं, जो मेरे मुंह से अभी निकला है, ये यहाँ की एक प्रकार से आम बोलचाल की भाषा में यूज होने वाला टर्म है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर किसी को तकलीफ़ हुई होगी उससे तो माफ़ी चाहूँगा। हालांकि जो एक प्रकार से ये जो वस्त्रों का सिलसिला है, जो आधुनिकता की होड़ में लोग पगलाए हुए हैं, ये एक प्रकार से मेरे हिसाब से उतना ठीक नहीं है। आप आधुनिकता की होड़ में हो, आप किसको आधुनिक कहते हो, किसको आप प्राचीन कहते हो, इसका क्या मापदंड है, ये मापदंड मुझे बता दो। यानी कि किस आधार पर आप ये कह रहे हो कि ये टी शर्ट जो है आधुनिक है और ये कुर्ता जो है ये प्राचीन है। मेरे हिसाब से ना कुछ प्राचीन होता है और ना ही कुछ आधुनिक होता है। समय और परिस्थिति किसी को प्राचीनता और आधुनिकता बताती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हालांकि आगे बढ़ते हैं चीज़ों को जानने का। तो भारत के सभी भागों में अंग्रेजी भाषा का प्रसार हुआ। लोकप्रियता के कारण से शिक्षित भारतीयों को यह एक संपर्क भाषा के रूप में मिल गई अंग्रेजी, जिसके माध्यम से वे एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत करा सकते थे, सम्मेलनों में भाग ले सकते थे। तो लोग अंग्रेजी भी सीखने लगे। उस समय हिंदी का भी विकास हो रहा था अपने जोरों पर। ठीक है, पांचवी बात, आधुनिक प्रेस का विकास। भारत में अंग्रेजी राज्य का एक अन्य प्रभाव आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना था। इन समाचार पत्रों से विचारों का आदान प्रदान, उसका संप्रेषण और ज्ञानवर्धन कम बेकारी होता था, कम खर्चा लगता था इसमें। और जब समाचार पत्र का विकास हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, तो कोई एक व्यक्ति के दिमाग में जो विचार चल रहा है, अपने देश के बारे में क्या सोच रहा है, वो विचार लिखेगा और उसे संपूर्ण जनता जानेगी। ठीक है, आज नहीं था कि व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दिया ग्रुप में और सभी लोग जान गए। पहले समाचार पत्र छपता था तो उसको लोग पढ़े तब जानने लगे। तो उससे पहले उसका भी विकास नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जब समाचार वगैरह छपने लगे तो लोगों विचारों का आदान प्रदान होने लगा, कम खर्चे में चीज़ें होने लगी, अधिक सार्वभौम हो गया, सारी चीज़ें यूनिवर्सल हो गई,
और भारतीय समाचार पत्रों ने जनमत को बनाने और राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। जैसे द इंडियन मिरर एक जो है पत्रिका निकली। इसके अलावा दी बंगाली, दी अमृत बाजार पत्रिका, दी बॉम्बे क्रांतिकारी मतलब जो है क्रानिकलम, द हिंदू पेट्रियट, दी मेहरट, दी केसरी, द हिंदू, द कोहिनूर, ये तमाम प्रकार के अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने क्या किया कि इस क्षेत्र में बहुत काम किया और लोगों के अंदर एक प्रकार से अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध एक प्रकार से जो है बिगुल बजाने की हुंकार लगाई। तो इनके अंग्रेजी शासकों के किए गए अतिरेकों को प्रकाशित किया। अंग्रेज लोग या अंग्रेज अधिकारी जो एक प्रकार से गलत काम कर रहे थे उसको अपने पत्रिकाओं में स्थान दिया, लिखा उसको कि भाई ये गलत हो रहा है। जो है ब्रिटिश नीतियों की बढ़ती हुई आलोचना को रोकने के लिए तत्कालिक जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिटन जो थे उस समय के वायसराय थे, उन्होंने देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 पारित किया और देसी भाषाओं के प्रेस पर लगे प्रतिबंध से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल अंग्रेजी समाचार पत्र जो बन गया था उस पर प्रतिबंध मतलब कि कहीं ना कहीं पे उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी मतलब जो भारतीय भाषाओं में जो एक प्रकार से छप रहे थे चीज़ें उनको बंद कर दिया। भारतीय भाषाओं में चूँकि भारतीय लोग जान पाएंगे इसीलिए अंग्रेजी में जो पत्रिकाएं छपती थी या पत्र वो तो एक प्रकार से प्रकाशित होते थे, लेकिन हिंदी वाले या फिर जो अन्य भाषा के थे मराठा वगैरह भाषा के उनको नहीं प्रकाशित होने दिया जाता था। इस तरीके से उस पर रोक लगा दी। तो लोगों को लगा भी कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसीलिए इस पर रोक लगाई गई है और ये खबर आग की तरह फैली। लोगों के मन में एक प्रकार से राष्ट्रवाद के प्रति भावना पनपने लगी और लोगों के अंदर लगने लगा कि भाई जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है पशु निरा है और मृतक समान है। इस तरह की चीज़ें होने लगी और आप देखेंगे फिर आगे चल करके 19वीं शताब्दी या उससे मतलब 20वीं शताब्दी आती है, उसमें आप देखते हैं द्विवेदी जी की एक रचना एक प्रकार से होती, मैथिली शरणगुप्त की एक रचना होती भारत भारती। ठीक है, उस भारत भारती द्विवेदी युग के हैं लेखक। तो भारत भारती रचना पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखा। तो कहीं ना कहीं पे लोगों को एक प्रकार से लगने लगा कि भाई ये चीज़ें जो हो रही हैं गलत हो रही हैं, अंग्रेज अधिकारी हमारे साथ गलत कर रहे हैं। इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि भाई क्या गलत है क्या सही। इसके अलावा इतिहास के शोध का प्रभाव भी पड़ने लगा। सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, रार्च और रस्सन जैसे विदेशी विद्वानों के प्राचीन भारत में शोध करने के फलस्वरूप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान होने लगा। लोग प्राचीन जो जानकारी थी भारत की उसको जानने लगे, उस पर प्राउड करने लगे। ठीक है कि भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। इस क्षेत्र में विशेष रूप से जनरल कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम और जैसे पुरातत्वविदों की खुदाई ने भारत की महानता और गौरव का चित्र प्रस्तुत किया, जो रोम तथा यूनान की प्राचीन सभ्यताओं से किसी भी पक्ष में कम नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता का जो एक प्रकार से पता चला। इन यूरोपीय विद्वानों ने वेदों और उपनिषदों की साहित्यिक श्रेष्ठता के लिए गुणगान किया। इन सभी तत्वों ने भारतीयों के दिल में एक नया आत्मविश्वास जगाया और उनकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। लोगों को लगने लगा कि भाई हमारे भारतीय जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये किया था, हमारे यहाँ भी एक प्रकार से विद्वान मतलब विज्ञान था, हम लोग एक प्रकार से आगे हैं हर मामले में। तो इस तरीके से लोगों को लगने लगा। इसके अलावा लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ ये एक प्रकार से तत्कालिक कारण में रही हैं। ठीक है, लॉर्ड लिटन की समीप दृष्टि वाली जो नीतियाँ थीं उन्होंने राष्ट्रीय भावना को जगाने का काम किया और इसकी जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थी जो भारतीय के विरुद्ध लागू की गई थी उसके कारण से क्या हो, भारतीयों को लगने लगा कि भाई हाँ अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं और इनका विरोध करना चाहिए। पहली बात, अफगानिस्तान के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक अभियान के लिए वित्त व्यवस्था भारतीय राजस्व से की गई थी, यानी कि भारतीय जो राजकोष था वहाँ से। जब अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, भारत मतलब कि भारत नहीं लड़ रहा था, इंग्लैंड लड़ रहा था, तो उसमें भारतीय राजकोष से, चूँकि इंग्लैंड लड़ रहा है तो इंग्लैंड के राजकोष से देना चाहिए, लेकिन भारतीय एक प्रकार से संचय निधि से दिया गया, भारतीय राजस्व से दिया गया, भारत में जो टैक्स मिलता है उससे दिया गया, जो अत्यधिक बेकारी था। और इससे लोगों को लगने लगा कि भाई हमारा धन एक प्रकार से हमसे टैक्स ले रहे हैं, हम खून पसीने से कमाई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और उसका पैसा जा करके युद्ध में लगा रहे हैं। तो इससे लोगों के अंदर एक प्रकार से विरोध की भावना निकलने लगी। इसके अलावा 1878 का शस्त्र अधिनियम जो आया उसमें भारतीय अपनी आत्मसुरक्षा के लिए शस्त्र ना रख सकें, ऐसा एक प्रकार से नियम बनाया गया। इसमें 1878 का जो शस्त्र अधिनियम था इसमें कहा गया था कि भारतीय अपनी आत्मसुरक्षा के लिए भी अस्त्र नहीं रख सकते, शस्त्र नहीं रख सकते। ठीक है, इसके अलावा देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 आया।
जिससे क्या हुआ कि भारतीय भाषाओं में मुद्रित होने वाले जो समाचार पत्र थे और पत्रिकाएं थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी जो भारतीय भाषा थी उस समय प्रचलित, उस भारतीय भाषा में कोई पत्र पत्रिका प्रकाशित नहीं होती थी, उनको रोक लगा दी गई कि भाई प्रकाशित नहीं होंगी। तो लोगों को लगने लगा कि भाई क्यों प्रकाशित नहीं होंगी, कि भाई कुछ गलत कर रहे हैं ये लोग। और तभी लोगों ने एक प्रकार से चीज़ों को और सीखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अंग्रेजी सीखी, कुछ लोगों ने और चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया। फिर भी लोग जो है चोरी छुपा प्रकाशित करवा देते थे, मतलब प्रकाशित हो जाती थी। इसके अलावा भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई, ये भी एक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा 1877 ईस्वी में भीषण अकाल के समय दिल्ली में क्या हुआ, 1877 में क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ा और उस समय दिल्ली में एक भव्यशाली दरबार लगा करके लाखों रुपया नष्ट किया गया। जिस समय भूखी नंगी जनता एक प्रकार से सड़कों पर रोटी की गुहार लगा रही थी, उस दौरान दिल्ली में एक प्रकार से भव्य स्वागत किया जा रहा था ब्रिटेन के लोगों का, ठीक है, ब्रिटेन के जो मतलब जो आने वाले थे। जिस पर कलकत्ता के समाचार पत्र के लेखक ने कहा था कि नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था। तो जब रोम जल नीरो एक व्यक्ति है, तो बंसी बजा रहा था वो जब रोम जल रहा था। जो स्थिति रोम में थी वही स्थिति आज भारत में थी, ठीक है, इटली की बात हो रही थी। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर सामने आई, ठीक है। इसके अलावा एक 8वां कारण ये रहा इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद की अगर बात करें तो ये भी एक प्रकार से कारण रहा है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का। जब लोगों को लगने लगा कि भाई लोग एक प्रकार से हमसे कोई मतलब नहीं, भारतीयों के लिए क्या कर रही है अंग्रेज सरकार, भारतीय लोग भूखों मर रहे हैं और कोई चिंता नहीं अंग्रेज़ों को, ठीक है। और ऐसी स्थिति में लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज़ को यहाँ से भगाओ और कोई भारतीय शासन करेगा तभी हम लोगों का उद्धार होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा तत्कालिक कारण में कुछ और रहा, जैसे इल्बर्ट बिल विवाद। यह विडंबना ही है कि लिंटन के अधिक उदारवादी रिपन के शासनकाल में भारतीयों को अपने अंग्रेज शासकों के जातीय पूर्वाग्रह का अत्यधिक विकृत रूप देखने को मिला। इल्बर्ट बिल पर हुए विवाद को लेकर के दोनों पक्ष उत्तेजित हो उठे। रिपन की सरकार ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता समाप्त करने का प्रयत्न किया। वायसराय की परिषद में विधि सदस्य पर सर कोर्ट्स इल्बर्ट ने 1883 ईस्वी में गवर्नर जनरल की विधान परिषद में एक बिल पेश किया जिसमें जनपद सेवा के भारतीय जिला तथा सत्र न्यायाधीशों को वही शक्तियां और वही अधिकार देने का प्रयत्न किया गया जो कि उनके यूरोपीय साथियों को मिले हुए थे। यूरोपीय लोगों की प्रतिक्रिया इतनी कटु थी कि वायसराय को यह अधिनियम बदलना पड़ा और ये भारतीयों को इस झगड़े में आंखें खुल गई भारतीयों की कि उन्होंने देखा कि संगठित आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ता है। और इस तरीके से क्या हुआ कि जब एक प्रकार से लोगों को लगने लगा कि भाई संगठन में एकता में बल है, फिर लोग यहाँ से संगठन का बात करने लगे। और इसके बाद में हम लोग जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये लगभग हमने बता दिया आपको चीज़ें कि भाई क्यों राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब दूसरा जो एक प्रकार से टॉपिक आपका आएगा उसमें सबसे पहला जो चीज़ें होंगी 1885 ईस्वी में एक काम हुआ था। 1885 ईस्वी में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इसकी स्थापना कैसे होती है इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। इसके सारे अधिवेशन कब कब हुए हैं उस अधिवेशन के बताऊंगा। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपका 15 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। तो इसको हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संस्था बनी, एक प्रकार से जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक प्रकार से इसको स्थापित करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की है, A.O. ह्यूम की। किसकी भाई, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी भी बड़े भूमिका निभाते हैं। WC बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। तो हम सेकंड चैप्टर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में समझेंगे। फिर आगे चल करके हम लोग मतलब उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम समझेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे और उससे दोनों के यानी पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर का दोनों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हम लोग जो है सेकंड चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। सेकंड चैप्टर के लिए जल्द ही आपकी क्लास होगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूँ तो एक हमारा दूसरा चैनल है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो सब्जेक्ट होता है, ये एक प्रकार से को करिकुलर के रूप में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। BA BSc और BCom
तीनों में BSc BSc होम साइंस में भी सेमेस्टर 1 में अगर आप हैं तो आपको एक प्रकार से पढ़ना पड़ता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण और स्वच्छता के बारे में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आपको सभी मिल जाएगा। हालांकि चैप्टर नंबर 1 एक प्रकार से आपको मिल जाएगा किस चैनल पर, हमारा दूसरा चैनल है भैया, उसका नाम है को करिकुलर मास्टर। ठीक है, क्या नाम है? को करिकुलर मास्टर। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसकी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, मतलब पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एक एक चैप्टर जो है उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल विस्तार समझाए जाएंगे। चैप्टर 1 एक प्रकार से अवेलेबल हो चुका है, तो आप जाकर के इसको जरूर देख लें। ठीक है, अभी आज रात में 8 बजे से क्लास वहाँ पर हो रही है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। अब सेकंड चैप्टर में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के और भी चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लगा लूँगा। ठीक है, धन्यवाद।